हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मेंस के प्रैक्टिस सेट का। तो आज है उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो कि हम देखने वाले हैं। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का ये 12वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से। मौर्य प्रशासन में सीता का तात्पर्य क्या था? ठीक है, सीता जो था मौर्य प्रशासन में, ये इसका मतलब क्या होता था? मौर्य प्रशासन में सीता का मतलब बंजर भूमि होता था, या फिर राजकीय भूमि का राजस्व, शिल्पकारों पर लगाया गया कर, नियोग पर लगाया गया कर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य प्रशासन में जो सीता शब्द है, इसका अर्थ होता था या इसका तात्पर्य होता था राजकीय भूमि का राजस्व। ठीक है, राजकीय भूमि जो है थी उस पर जो राजस्व लिया जाता था, राजा के प्रत्यक्ष स्वामित्व वाली एवं नियंत्रित भूमि होती थी। इस भूमि की देख रेख जो करता था उसको कहा जाता था सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, ठीक है, जो देख रेख करता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। और जो है मेगस्थनीज के अनुसार देखें तो समस्त भूमि राजा की है। मौर्य काल के प्रशासन की मुख्य जानकारी के स्रोत जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है मेदिनी शाह। ठीक है, मेदिनी शाह गढ़वाल के राजकुमार थे। ये मुगल बादशाह शाहजहाँ, ठीक है, कहाँ शाहजहाँ जो मुगल बादशाह था उसने अपने दरबार में मनसबदार के पद पर नियुक्त किया था। मेदिनी शाह की नियुक्ति के माध्यम से मुगल साम्राज्य ने गढ़वाल के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, 31 अक्टूबर में हुआ था। किसने किया था? तो उनका नाम था एन एम जोशी। ठीक है, एन एम जोशी के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में किया गया था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया तब तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? जब 1878 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम आया था, हिंदी में इसको कहते, तो उस समय लिट्टन था। ये लिट्टन के समय पारित हुआ था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिट्टन। ठीक है, लिट्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रमानुसार लगाना है। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स शिष्टमंडल, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल या कैबिनेट मिशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वेबल योजना और अंतरिम सरकार का गठन, ये कब कब आया? अब अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये कब आया था? क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। और कैबिनेट मिशन की अगर बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ये कब आया था? तो ये मार्च 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में। बेबल योजना कब आया? बेबल योजना जो है जून 1945 में आया। और अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था 1946 में। ठीक है, सितंबर 1946 में हुआ था। तो ये इस तरीके से जो है इसके डेट हम आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, फिर आया बेबल प्लान, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन, फिर सबसे बाद में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये इसका कालक्रमानुसार है। आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होता है? ठीक है, छठवीं अनुसूची में, तो छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं पूर्वी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर क्षेत्र के, तो इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? कौन सा मामला था जिसमें यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं होता? तो वो था बेरूबारी मामला। ठीक है, बेरूबारी मामला में
जो था 1960 में। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद जब 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, तब इस वाद में न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग तथा मूल अवसंरचना भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके चीज बदलते रहे। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। जब पूछा जाएगा कि उद्देशिका का भाग नहीं है तो आप बेरोबारी केस लगाइएगा, और जब पूछा जाएगा कि उद्देशिका का भाग किस में माना गया, किस मामले में, तो केशवानंद भारती मामले में माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजा प्रदान किया गया था? वो कौन सा वाद था जिसमें मुआवजा प्रदान किया गया पहली बार अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो था रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, जो कि ये कब हुआ था? 1981 में। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन होने पर न्यायालय को मुआवजा दिलाने की शक्ति है। इस मामले में न्यायालय ने बिहार सरकार को एक कैदी रुदल शाह को 35,000 रुपये प्रति कर देने का निर्देश दिया था। ठीक है, जो अनुत्तर दायित्वपूर्ण आचरण के कारण न्यायालय द्वारा विमुक्त किए जाने के पश्चात भी 14 वर्ष तक जेल में पड़ा था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है? और कौन सा संशोधन किया गया जिसमें ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसको जो इसमें है, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हो, उसके द्वारा राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये भी शक्ति दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आयोग के गठन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो कब कब बना, कब गठन हुआ इनका? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था जनवरी 1992 में। ठीक है, जनवरी के महीने में 1992 में गठन हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो ये गठन हुआ था अक्टूबर 1993। ठीक है, फिर इसके बाद गठित हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि फरवरी 2004 में। ठीक है, 2004 में। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये आया 2007 में, मार्च में। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं आंसर इसका सी हो जाएगा। 1423 जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृतिक कारक करता है? ठीक है, यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हिमानीकृत। हिमानीकृत जो घाटियाँ हैं गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के यू जैसी होती हैं, जिनके तल क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, और किनारे जो होते हैं वो चिकने होते हैं, तो ढाल जो होता है वो तीव्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, हिमानीकृत घाटियाँ। चलिए, अम्लीय वर्षा मुख्यतः होती है किसकी उपस्थिति में? तो अम्लीय वर्षा जो होता है वो सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश के कैमूर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध है। जो कैमूर नामक स्थान है मध्य प्रदेश में, वो किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना। तो ये बेसिकली सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैमूर फैक्ट्री की स्थापना एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के स्वामित्व में कटनी के समूह कैमूर में किया गया है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, भरारा संबंधित है किससे? भरारा जो है ये थारू जनजाति से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भरारा चिकित्सक का काम भी करते हैं, और थारू जनजाति जो है भारत और नेपाल में पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना था? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं इनमें? तो वो हो जाएगा फोकस, यानी कि नाभि। आंसर यहाँ पे इसका क्या है? ए पार्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस स्थान से भूकंप में अवमुक्त ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है, जबकि पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उसे भूकंप का
अभिकेंद्र या ईपी सेंटर कहा जाता है। चलिए, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो होता है वो किस प्रकार काम करता है। खमीर यहाँ पे अगर हम देखें तो वो क्या करता है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किण्वन के लिए क्या करता है, ये उत्प्रेरक के रूप में खमीर काम करता है, जिसको ईस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड की बात करते हैं तो एक छोटा गोलाकार तथा अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु होता है। तो स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल डीएनए होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमार्क क्या संरक्षित करता है। ट्रेडमार्क जो होता है ये किसी कंपनी या व्यवसाय की विशिष्ट पहचान, जैसे कि उसका नाम, लोगो या फिर नारा को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संस्थाएं और स्थान दिए गए हैं जो कि हमें मिलान करना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसरो का मुख्यालय पड़ता है बेंगलुरु में, तो आंसर हो जाएगा ए का 3। IUCA, ठीक है, IUCA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना कहाँ पर की गई। तो ये पुणे में किया गया है, तो बी का 2 हो जाएगा। IUAC मतलब इंटर यूनिवर्सिटी एसिलरेटर सेंटर की स्थापना कहाँ पर किया गया। तो ये दिल्ली में किया गया है। और VSSC जो है ये तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जिसको कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1996 में निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था। 1996 में जो था, भारत ने अपने स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की मदद से 21 मार्च 1996 को IRS P3 को सफल परीक्षण किया था। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार करना है। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन। निम्नलिखित में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बांदीपुर भी है, भीतरकनिका नहीं होगा, मानस भी है और सुंदरवन, यानी कि 134 जो है भीतरकनिका के बाद 134 यानी कि बांदीपुर, मानस, सुंदरवन तो बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भीतरकनिका जो है ये कहाँ पर है। पहली बात तो उड़ीसा में है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, जो कि कछुआ और घड़ियाल के लिए संरक्षण प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, मानस असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ आर्थिक नियोजन विषय है किससे सूची से संबंधित है। आर्थिक नियोजन तो ये संबंधित होता है समवर्ती सूची से। किससे संबंधित होता है, समवर्ती सूची से। आर्थिक नियोजन विषय को लेकर ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। तो आंसर यहाँ पे BC ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट कृषि और इसके उत्पाद के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जैसे कि एपीकल्चर शहद से रिलेटेड है, सेरीकल्चर दिया गया है रेशम से रिलेटेड, सिल्वीकल्चर दिया गया वानिकी और विटीकल्चर दिया गया है अंगूर। तो एपीकल्चर का मतलब जो है मधुमक्खी पालन से होता है। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। और मधुमक्खियों का प्रबंधन और अध्ययन करना एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, सेरीकल्चर में रेशम से जो है कृषि और रेशम से संबंधित चीज़ें होती हैं, तो सही है। इसी प्रक्रिया में अगर हम रेशम के कीड़ों का पालन भी किया जाता है। ठीक है, और सिल्वीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें वानिकी की वो शाखा होती है जिसमें वृक्षों की कृषि संबंधित होती है, सिल्वीकल्चर कहा जाता है। और विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से रिलेटेड। तो चारों सही है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट, चारों सही है। ठीक है, चलिए विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है। विनिवेश, ठीक है, विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से ये सम्मिलित होती है कैपिटल रेसिपिएंट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित किया जाता है। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियों में कमी आए पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य की बात करेंगे तो साख का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के मुख्य कार्य में नोटों का निर्गमन करना, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था, मौद्रिक नीति का निर्माण, साख सृजन। इसमें से कौन सा कार्य नहीं होगा। तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यही साख का सृजन करना इसका कार्य नहीं है। बाकी नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करना, साख नियंत्रण करना, ठीक है, विदेशी विनिमय का संरक्षण करना, ये सभी चीज़ें होती।
साख सृजन किसका कार्य होता है? वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य है, इसलिए गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए रंग राजन समिति की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किससे शामिल किया गया है? ठीक है, किसे शामिल किया गया है? पहले यहाँ पे दिया गया है कि एक खाद्य घटक के रूप में आवश्यक गैर खाद्य वस्तुओं के लिए व्यय का एक मानवीय स्तर सम्मिलित किया गया, या फिर अन्य गैर खाद्य वस्तुओं के लिए व्यवहारगत रूप से निर्धारित व्यय। इनमें से उत्तर बताना क्या हो जाएगा? उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तीनों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन तीनों। चलिए अगला प्रश्न, हमें यहाँ पे मिलान करना, मिलान करके बताना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी सरोकार और कानून पारित करने का वर्ष। अब यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम एक कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1972 में, तो ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। फिर आया पर्यावरण संरक्षण जो आया, ये कब आया? ये 1986 में आया। ठीक है, और इसके बाद आया जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता कब दी गई? तो 2006 में, ये 2006 हो जाएगा इसका आंसर। और वन संरक्षण ये प्रोटेक्शन आया कब? 1980 में। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए स्वपोषी इसमें से अगर हम देखें तो डाइटम, डाइटम के बाद फिर शाकाहारी उपभोक्ता, इसका उपभोग कौन करता है? क्रस्टेसाई कहते हैं उसको। ठीक है, फिर इसके बाद इसको कौन खाता? तो हेरिंग खाता, जो मांसाहारी उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो ये होता है इसका क्राइटम क्रिस्टेसाई हेरिंग। आंसर इसका डाइटम क्रिस्टेसाई हेरिंग, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुआ, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, राष्ट्रीय पार्क है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए कि जिन नगरों में 2 मुख्य केंद्र हैं वह कौन कौन से हैं? तो केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना की गई, ये कब किया गया? 1985 में किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करना तथा इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करना। इसमें जो 2 मुख्य केंद्र बनाए गए वो एक कानपुर बनाया गया, एक वाराणसी को बनाया गया, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, और अभी राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी डेट को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है? इसमें से भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होगी इसमें? तो वो हो जाएगी एनडीए, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। एनडीए में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण होती है नोडल एजेंसी, जो कि ये 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। डीडीएमए किस स्तर की संस्था है? डीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा घटना पर राष्ट्र को त्वरित धन उपलब्ध कराते हैं? तो इसमें से वो हो जाएंगे कैट बॉन्ड। कैट बॉन्ड जो होता है, या आपदा बॉन्ड प्राकृतिक आपदा घटना पर राष्ट्रों को त्वरित धन उपलब्ध कराते हैं। चलिए, किसी जीव का पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है? इसमें से क्या आंसर है? तो किसी जीव का जो पारिस्थितिकीय निकेत है, ये जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से संबंधित होता है। ठीक है, प्राकृतिक वास या फिर स्थान होता है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग जो जोसेफ ग्रीनेल से थे, इन्होंने 1917 में किया था, पारिस्थितिकीय निकेत। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने की प्रक्रिया जो होती है
ऊष्मा अवशोषण द्वारा अणुओं के कंपन पर आधारित है। आंसर सी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से क्यूबिट्स और सुपरपोजिशन सिद्धांत का क्या होता है, उपयोग होता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर से प्राप्त प्लूटोनियम का द्वि अनुप्रयोग क्या कहलाता है? परमाणु रिएक्टर से प्राप्त प्लूटोनियम, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान के संदर्भ में द्वि अनुप्रयोग का उन तकनीकों या सामग्रियों को कहते हैं जिनका उपयोग नागरिक तथा सैन्य दोनों के लिए उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अब इसमें जो होता है ये प्लूटोनियम, तो ये बिजली उत्पादन और परमाणु हथियार दोनों में किया जा सकता है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नाग मिसाइल किसके विरुद्ध विकसित की गई है? नाग मिसाइल जो है तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी रूप से विकसित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। तो टैंक के विरुद्ध विकसित किया गया है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जिसने डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा वह स्रोत होते हैं जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो यहाँ पे कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। बाकी पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोगैस ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो। ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। चलिए, भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल 27 पदक जीता गया था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो थाईलैंड में। ठीक है। ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड में हुआ था, जिसमें भारत ने 27 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य सम्मिलित है। ठीक है। और इसमें भारत जो है प्रथम स्थान पर रहा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 में फार्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है जो है लैंडो नॉरिस के द्वारा मैकलॉरन। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिफत कौर सामरा। सिफत कौर सामरा ने महिलाओं के 50 मीटर ISSF निशानेबाजी स्वर्ण पदक में जीता। और आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का क्या नाम है, जिसका श्रीनगर में अनावरण किया गया? तो इसका नाम है हिमालयन किंगफिशर। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा था? तो वो था महाराष्ट्र। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 117 पदक के साथ इस शीर्ष स्थान पर था। हरियाणा जो था वो दूसरे स्थान पर था। ठीक है। हरियाणा जो था दूसरे स्थान पर रहा था। और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा था। राजस्थान जो था वो तीसरे स्थान पर था। चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? अभिवादन किसको कहा जाएगा? पत्र के संबंध में ये बताना है। तो ये कहा जाएगा, इनमें से देखेंगे तो शुभाशीष को अभिवादन कहेंगे। ठीक है। बाकी प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद ये सभी अभिवादन की श्रेणी में भी आते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तालब महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालब महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 57 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, झा। झा जो है क्या है? तालब है, महाप्राण है, घोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? अब ये परिभाषा बताइए, किस समास का परिभाषा ये दिया गया है? तो जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उनको हम कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि राम श्याम। ठीक है। यहाँ पे दोनों पद प्रधान हैं, राम और श्याम, तो यहाँ पे हो जाएंगे द्वंद्व समास। ठीक है। बाकी द्विग समास में क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो, द्विग समास होता है। अव्यय भाव में क्या होता है? जिसका पहला पद अव्यय से जुड़ा हुआ हो, बना हुआ हो, और दूसरा पद जो है संज्ञा हो, अव्यय भाव समास होता है। बहुव्रीहि समास
क्या होता है, तो जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, बहुव्रीहि समास। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं, तो पहला आ जाता है पुरुषवाचक, दूसरा उसमें आ जाता है निश्चयवाचक, तीसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक, चौथा कौन सा हो जाएगा, निजवाचक, ठीक है, पांचवा इसमें संबंधवाचक, इसके बाद छठवां आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक। तो यही 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी शब्द यहाँ पे अगर हम देखें तो सी ऑप्शन दिया गया है, सहस्त्र, जो कि शुद्ध वर्तनी दिया गया है। बाकी सारे कुछ न कुछ गलत दिए गए हैं, तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रातः सूर्य उदय हुआ, उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका देखिए और से जुड़ा हुआ 2 संयुक्त वाक्य मिल जाता है, मतलब 2 उपवाक्य मिल जाता है। तो और जहाँ आ जाए, तथा आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका संयुक्त वाक्य होता है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? तो यहाँ पे इस प्रकार अगर आपको शब्द मिलते हैं या वाक्य मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है इनमें से? तो प्राण बहुवचन में प्रयोग होता है, दर्शन ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, ओठ बहुवचन में होता है, तेल जो है आपका एक वचन है, तो तेल हो जाएगा आपका आंसर। तेल शब्द क्या है? एक वचन है। आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? इनमें से अनेकार्थी शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है जिसके अनेक अर्थ हों? तो अंक शब्द ऐसा है जिसके अनेक अर्थ हैं। अंक मतलब निशान, अंक मतलब गिनती की संख्या, अंक मतलब गोद, तो ये सब अनेकार्थी शब्द अंक हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। IBM पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित था ये ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? परम सिद्धि के तात्पर्य की बात करते हैं तो ये क्या है? कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बना हुआ सुपर कंप्यूटर है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक में IC का फुल फॉर्म बताना है। IC का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए, रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य? रिग्रेशन जो तकनीक है, इसका मशीन लर्निंग में क्या उपयोग है? तो इसका होता है प्रिडिक्शन करना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिग्रेशन जो होता है ये क्या करता है? प्रिडिक्ट करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट हो जाएगा, प्रिडिक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IPC शब्द का संक्षिप्त करता है। IPC का फुल फॉर्म बताना है। IPC का फुल फॉर्म होगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये IPC का फुल फॉर्म होता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI के जनक, AI के फादर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर का नाम क्या है? तो वह है जॉन मैकार्थी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉन मैकार्थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP विस्तारित है का रूप क्या है? VoIP का फुल फॉर्म बताना है। VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन। DNS का फुल फॉर्म, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए, MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके लिए नॉर्मल, वाइड एंड नैरो जो होता है, सेलेक्ट आउट मार्जिन, सेलेक्ट द मार्जिन, कस्टम सेटिंग, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और कस्टम डिजाइन, ये सब आप पेज सेटअप कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट।
चलिए, एमएस वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से किस मेनू में इंसर्ट रो और कॉलम टेबल सम्मिलित होता है? तो ये होता है आपका लेआउट मेनू में, तो आंसर यहाँ पे लेआउट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? अब प्रेजेंटेशन की जब बात आएगा तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंट करा जाता है। चलिए, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आएगा? ठीक है, तो ये फार्मूला जो दिया गया इसका MIN अगर आगे लिखा है तो इसका मतलब एमएस एक्सेल में मिनिमम फंक्शन सबसे छोटी संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? सर्च इंजन क्या है? एक ऐसी सेवा होती है जो इंटरनेट यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के माध्यम से सामग्री को सर्च करने की अनुमति देता है। गूगल, याहू, बिंग, अल्टा विस्टा इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे गूगल, याहू, ट्विटर, अल्टा विस्टा, तो ट्विटर जो है सर्च इंजन नहीं है, बाकी सारे आपके सर्च इंजन हैं। ट्विटर क्या है? ट्विटर जो कि अब एक्स में कन्वर्ट हो गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ठीक है, चलिए, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, उसका नाम था अर्पानेट। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अर्पानेट मतलब ये अमेरिकी रक्षा विभाग एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, जो कि एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? एक प्रकार है जो अन्य सॉफ्टवेयर को किसी सिस्टम पर कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को फाइल बनाना, गेम खेलना, संगीत सुनना, वेब सर्फ करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखना, सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्य के लिए बनाया गया जो सॉफ्टवेयर होता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो लिया गया है ये रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ में स्थित है, तो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? आसिफउद्दौला ने करवाया था। कब करवाया था? 1784 ईस्वी में करवाया था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है, पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और एक खादर होती है जो नवीन यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य से संबंधित युग्म में कौन सा युग्म बेमेल है? कौन सा गलत सुमेलित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली है, बिल्कुल। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ यहाँ पे दिया गया है? पीलीभीत, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पीलीभीत में ना होकर यह कहाँ पर है? बहराइच में। ठीक है, तो गलत है। बाकी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी, रानीपुर अभ्यारण्य जो है चित्रकूट में है, और सभी सही है, बस बी पार्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से नगर, कस्बा और नदी दिया गया है। बिठूर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कानपुर में पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे है, गलत हो जाएगा क्योंकि सई नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर जो है वो गोमती नदी किनारे है। ठीक है, सई नदी के किनारे कौन सा है? तो प्रतापगढ़ बहता है सई नदी किनारे, मतलब प्रतापगढ़ स्थित है। और कौशाम्बी यमुना नदी किनारे भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, उत्पाद और जिला। काला नमक चावल कहाँ पर उत्पादन होता है? काला नमक चावल के लिए सिद्धार्थ नगर प्रसिद्ध है। देशी घी के लिए औरैया इसमें हो जाएगा। ठीक है, आंवला के लिए प्रतापगढ़, फाइबर केला के लिए जो है कुशीनगर। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से बताना यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना की बात करेंगे तो गोकुल बैराज प्रोजेक्ट है। गोकुल बैराज परियोजना, इनमें से गोकुल बैराज परियोजना जो यमुना नदी पर बना हुआ
1980 के दशक में। तो ये आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के निकट स्थित मडुआ डी किस के लिए प्रसिद्ध है? मडुआ डी जो है ये वाराणसी के निकट जो स्थित है, यहाँ पे जो है कारखाने में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पे बताना है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद, चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, शंकरगढ़ और बरगढ़। यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। यहाँ पे टेराकोटा दिया गया है। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाया जाता है? टेराकोटा बनता है ये आपका गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने की बात करते हैं तो ये वाराणसी में। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन की बात कर रहे हैं तो ये चिनाट हो जाएगा। कांच का सामान जो है फिरोजाबाद में। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण जो है यानी कि प्राप्ति होती है या प्राप्त किया जाता है? हीरे की प्राप्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांदा। बांदा जिले से हीरे की प्राप्ति होती है। ललितपुर से यूरेनियम, एकमात्र जिला जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ललितपुर के सोनराई क्षेत्र से तांबा की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, हमीरपुर से सेलखड़ी की प्राप्ति होती है। सेलखड़ी हमीरपुर में पाया जाता है। ठीक है, मिर्जापुर में बलुआ पत्थर, प्रयागराज में सिल्का सैंड, ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? पागल बाबा मंदिर की बात करेंगे तो ये है कहाँ पर पड़ता है? पागल बाबा मंदिर इनमें से अगर हम देखें तो ये गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये वृंदावन में, वृंदावन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिरों में से एक है। और कौन से प्रकार की मंदिर में से है? तो देवगढ़ जो है कहाँ है? ललितपुर। ललितपुर जिले के देवगढ़ में ये दशावतार मंदिर है जो सबसे प्राचीन यह पंचायतन मंदिर निर्माण शैली से निर्मित है। तो पंचायतन मंदिर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है जो गुप्त काल में निर्मित है ये बनाना। पंचायतन शैली के मंदिर में क्या होता है? मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? चकेरी हवाई पट्टी, चकेरी हवाई पट्टी जो है ये पड़ता है कानपुर जिला। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चकेरी हवाई पट्टी कानपुर जिला, बी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपनी 5 शिष्यों से मिले थे? तो ये मिले थे धम्मेक स्तूप। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, धम्मेक स्तूप। धम्मेक स्तूप बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध जो है सारनाथ स्थित धम्मेक स्तूप के स्थान पर सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों से मिले थे। तो ये स्थित कहाँ है? सारनाथ। और सारनाथ अभी जो है भारत का 45वां विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चौथा है। तो इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1920 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो ये था ये विश्वविद्यालय 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। बाद में 1920 में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? इनमें से पंचायतों की आय के स्रोत की बात करेंगे, पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर। व्यापार नहीं कर सकते तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सभी हो सकता है। यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ढोला गीत लोकप्रिय है। ढोला गीत किस जिलों में होता है? ढोला गीत, तो ढोला गीत की बात करेंगे तो ये मेरठ आगरा के क्षेत्रों में जो है होता है। ठीक है, ढोला और रागनी प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है। आगरा मेरठ यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में हाथरस में हाथरस हादसे की जांच के न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति माहेश्वर तिवारी का निधन हो गया। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो माहेश्वर जो तिवारी थे, इनका निधन कब हुआ? 2024 में हुआ था, 16 अप्रैल को। ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ठीक है, साहित्य से रिलेटेड थे। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्हें एस भारती पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका कृतियां में पुस्तक का नाम हर श्रृंगार कोई तो हो और नदी का अकेलापन, फूल आए हैं कनेरों में, ये सभी याद रखना, पूछा जा सकता है। चलिए, मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? राजकुमार विश्वकर्मा। आंसर यहाँ पे हो जाएंगे डी ऑप्शन। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त भारत के देखें तो कौन है? तो श्री हीरा लाल समारिया है, ठीक है। तो ये था और ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर भी करिएगा, ठीक है। अब इसमें 5 और प्रैक्टिसर बच्चे हैं जो हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो पाए ख़त्म करें। तो चलिए अगले प्रैक्टिसर में मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना है, थैंक यू।